So second chapter is, or sorry, second topic is search for genetic material in crash course in fast revision. तो फास्ट रिवीजन में हमने फर्स्ट टॉपिक कवर कर लिया, अब सेकंड टॉपिक है। तो इसमें ये कुछ साइंटिस्ट देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल, एफ मिसर, सटन एंड बोबरी, गिरफिथ, एवरी मैकलियोड एंड मैककार्टी, हर्सी एंड चेज, इन सभी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक मटेरियल को सर्च करने में। जेनेटिक मटेरियल क्या है इसके सर्च में। तो इसी को हम देखते हैं, क्योंकि हम मॉलिक्यूलर बेसिस देख रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमें बेसिकली जानना है कि कौन सा मॉलिक्यूल है जो इनहेरिटेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन सा जेनेटिक मटेरियल है। तो इसमें सबसे वैसे तो ग्रेगर जॉन मेंडल पायोनियर हैं इस जेनेटिक्स के, लेकिन हम यहाँ ग्रिफिथ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 1928 में ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में कौन से बैक्टीरिया को यूज किया? स्टेप्टोकोकस निमोनी। और स्टेप्टोकोकस निमोनी के दो स्ट्रेन्स होते हैं, एक होता है एस स्ट्रेन और दूसरा होता है। तो उनमें से जो एस स्ट्रेन है, स्मूथ स्मूथ, वो वायरुलेंट है। वायरुलेंट मीन्स डिजीज कॉजिंग, उससे निमोनिया हो जाता है। तो एस स्ट्रेन को हमने मीन्स ग्रिफिथ ने इंजेक्ट किया माइस में, तो उसकी वजह से माउस मर गया। और आर स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया माउस में, तो माउस को कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या किया, एस स्ट्रेन को हमने हीट से किल कर दिया। हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया तो माउस नहीं मरा। अब हमने ये किया कि एस स्ट्रेन को तो हीट किल्ड कर दिया, लेकिन आर स्ट्रेन को जीवित रहने दिया, लिविंग रहने दिया, और फिर भी माउस मर गया। और जब इससे सैंपलिंग हुई, इस माउस से सैंपल निकाला गया, तो उस सैंपल में एस स्ट्रेन भी लिविंग सेल्स थी और आर स्ट्रेन वाली भी लिविंग सेल्स थी। तो एस स्ट्रेन जब हमने पहले मार दिया है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई डेड चीज लिविंग हो जाए। इट इज नेवर पॉसिबल। ठीक है, तो जरूर ऐसा ही हुआ है कि एस स्ट्रेन से कुछ सब्सटेंस ऐसा है आर स्ट्रेन वाले को कन्वर्ट कर दिया एस स्ट्रेन में। तो आर स्ट्रेन convert or modified into S strain due to the some substance, due to the some influence। तो इस चीज को बोलते हैं ट्रांसफॉर्म होना। आर स्ट्रेन ट्रांसफॉर्म इनटू एस स्ट्रेन ड्यू टू द सम सब्सटेंस, एंड दैट सब्सटेंस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो दरअसल ग्रिफिथ ने यही डिस्कवर किया, समथिंग इज प्रेजेंट दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल विच ट्रांसफॉर्म दिस सेल आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन। लेकिन इससे ये तो नहीं पता चला कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, इसका बायोकेमिकल नेचर क्या है, इसका फिजिकल नेचर क्या है। ये प्रोटीन है, डीएनए है, आरएनए है, नहीं पता। लेकिन लोग यही समझते थे शायद ये प्रोटीन है। इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया ये तीन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने 1944 में ओस्टवाल्ड अवेरी, कॉलिन मैकलियोड एंड मैकलियन मैककार्टी, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कुछ इस तरह से किया। वही जो लास्ट वाला स्टेज था जिसमें हमने हीट किल्ड एस सेल को लिया। तो हीट किल्ड एस सेल है। अब क्या किया, इसमें हमने ऐड किया प्रोटीनेज एंजाइम, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। अब प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, और इसमें हमने ऐड कर दिया आर सेल को। और आर सेल को जब ऐड किया, फिर देखा कि माउस तो डाई हो रहा है, माउस तो मर रहा है। इसका मतलब प्रोटीन जब हमने डाइजेस्ट कर दिया, प्रोटीन को इसमें से गायब ही कर दिया, तो प्रोटीन तो रेस्पॉन्सिबल नहीं है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। ऐसे ही एक बार हमने आरएनएस डाल के देखा, आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम,
फिर भी माउस मर रहा है। तो इससे भी साबित होता है कि आरएनए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। लेकिन जब हमने डीएनए को डाइजेस्ट किया डीएनए की मदद से, तो जो माउस था वो लिव है, वो जीवित है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि डीएनए जब नहीं है तब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो दरअसल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो डीएनए ही है ना, डीएनए है। सो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था कि डीएनए की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था। लेकिन अभी भी साइंटिस्ट की सभी कम्युनिटी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को। बाद में एक और एक्सपेरिमेंट हुआ जो हर्सी और चेज के द्वारा हुआ, है ना, एल्फ्रेड हर्सी एंड मार्था चेज 1952 में। और इस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आए, उस रिजल्ट से साबित हुआ, सभी ने एक्सेप्ट किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है ना। तो इनका जो प्रूफ था वो पॉपुलर हुआ, सबने माना कि हाँ, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो कुछ ऐसा है कि इन्होंने बैक्टीरिया को वायरस से इन्फेक्ट करवाया, और वायरस में रेडियो एक्टिविटी डाली। एक बार रेडियो एक्टिविटी डाली प्रोटीन में, प्रोटीन का जो कोट होता है उसमें, और दूसरी बार जो रेडियो एक्टिविटी डाली वो डीएनए में। ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन कई बार आता है कि जब प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बनाया तो कौन से एलिमेंट को रेडियो एक्टिव किया? तो यहाँ सल्फर का कौन सा टोप लिया? सल्फर 35। और जब डीएनए को रेडियो एक्टिव किया, देन विच विच एलिमेंट में रेडियो एक्टिविटी थी? तो वो था फॉस्फोरस 32, P32। ओके। तो सबसे पहले इन्फेक्शन किया, और इन्फेक्शन के बाद फिर जो ब्लेंडिंग की। अब ब्लेंडिंग क्या है? बेसिकली एजिटेट करना, ब्लेंडर की मदद से, एजिटेट करना, जिससे कि जो ये कैप्सिड हैं, जो वायरस हैं, जो बैक्टीरिया सेल से चिपके हुए हैं, वो अलग हो जाए, है ना, इनका कांटेक्ट टूट जाए, सेपरेट हो जाए, ये फेजेज सेपरेट हो जाए। तो ये ब्लेंडिंग से ये सेपरेट हो गए। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा? जो चीज जिसमें ज्यादा वेट होगा, जिसमें ज्यादा डेंसिटी होगी, वो तो नीचे पैलेट बनाएगी, प्रेसिपिटेट बनाएगी, है ना। और जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो सुपरनेटेंट में होंगे। होगा यही कि जो बैक्टीरिया होंगे वो पैलेट बनाएंगे, और जो वायरस होंगे वो सुपरनेटेंट में होंगे, जो ऊपर का पार्ट है। ठीक है। तो जब हमने डीएनए को रेडियो एक्टिव बनाया था, तो पैलेट में रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट थी बेस पर। और जब हमने रेडियो एक्टिव प्रोटीन में डाली, तब बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। तो इससे हमें पता चलता है कि डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। अभी हम जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में। लेकिन आरएनए भी तो कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आखिर डीएनए ज्यादातर जगहों पर है जेनेटिक मटेरियल, तो वो क्यों है? क्या वजह है कि डीएनए ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल है, जबकि आरएनए के कुछ दूसरे फंक्शंस हैं? तो सबसे पहले हमें जेनेटिक मटेरियल के वो क्राइटेरिया कि वो करेक्टरिस्टिक्स जो एक जेनेटिक मटेरियल में होनी ही चाहिए देखते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल, पहली बात है, सेल्फ रेप्लिकेटिव होना चाहिए। इसे खुद की रेप्लिकेशन करना, खुद की रेप्लिकेशन इसकी होनी चाहिए। इट मस्ट बी सेल्फ रेप्लिकेटिव।
दूसरी चीज है कि ये स्टेबल होना चाहिए केमिकली भी और स्ट्रक्चरली भी। आ, तो हम जानते हैं कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में हमने जब एस स्ट्रेन को डेड कर दिया था तो बैक्टीरिया तो मर गया था, फिर भी जो जेनेटिक मटेरियल था जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था वो स्टेबल था। तो जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना, आ, और अगर स्टेबल होगा तो म्यूटेशन स्लो होगा, और स्लो म्यूटेशन रेस्पॉन्सिबल होता है इवोल्यूशन के लिए, है ना। तो स्टेबिलिटी होगी तो फिर स्लो म्यूटेशन, और स्लो म्यूटेशन होगा तो इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। तो एक चीज हमने देखी रेप्लिकेशन वाली, दूसरी चीज स्टेबिलिटी वाली, तीसरी चीज स्लो म्यूटेशन, और तीसरी जो चीज है, तीसरी नहीं चौथी, फोर्थ थिंग, दिस इज मेंडेलियन करेक्टर। इट शुड बी एबल एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करेक्टर्स। तो अगर रेप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ तो डीएनए और आरएनए दोनों ही सेल्फ रेप्लिकेटिव हैं। तो यहाँ तो दोनों का जो रेस थी उसमें दोनों ही जीतते हैं। अब हम जरा स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, और डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से जब ज्यादा हीट किया जाता है तो सेपरेट भी हो जाते हैं, लेकिन जब दोबारा से कोल्ड होता है तो वो दोबारा से डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। तो ये तो डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से डीएनए कैसा है, स्टेबल है। और जो थाइमीन प्रेजेंट है डीएनए में जबकि यूरेसिल प्रेजेंट है आरएनए में, और हम जानते हैं यूरेसिल में अगर एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दो फिफ्थ पोजीशन पर तो वो थाइमीन बन जाता है। तो मिथाइल एक एडिशनल आने की वजह से यहाँ दरअसल जो थाइमीन है वो मोर स्टेबल है यूरेसिल के मुकाबले। दूसरी चीज हमने देखी थी, जो शुगर है पेंटोज शुगर, उसमें सेकंड पोजीशन पर ओएच प्रेजेंट होता है यूरेसिल में, जबकि सॉरी राइबोज शुगर में, जबकि डीऑक्सी राइबोज शुगर में वहां ओ नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, एच होता है। तो फिर इस OH की वजह से भी वहां अनस्टेबिलिटी आती है। तो आरएनए में अनस्टेबिलिटी की वजह हो गई एक तो सिंगल स्टैंडर्ड होना, दूसरा यूरेसिल होना, तीसरा सेकंड कार्बन पर शुगर में सेकंड कार्बन पर OH का होना। और हम ये भी जानते हैं कि जो आरएनए होता है वो कैटालिस्ट का वर्क करता है, और जब कैटालिस्ट का वर्क करता है तो वो कैसा है, ठीक है। तो हमें यहाँ ये समझ आया कि आरएनए अनस्टेबल है तो इसमें म्यूटेशन तेजी से होगा, है ना। और हम जानते हैं जो आरएनए वायरसेस हैं वो बड़ी तेजी से इवॉल्व होते हैं, वो फास्ट इवॉल्व होते हैं। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि इस जंग में, इस रेस में डीएनए विनर है, डीएनए बिल्कुल क्लियरली विनर है। आ, अब क्या कंक्लूजन निकला, तो आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, really express the characters. DNA, however, is dependent uh, on RNA for synthesis of protein. The protein synthesis machinery has evolved around RNA. तो डीएनए आरएनए पर ही डिपेंड है, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ये तो हम जानते ही हैं। तो इस पूरे डिस्कशन से ये निचोड़ निकलता है कि डीएनए क्योंकि ज्यादा स्टेबल है इसलिए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, मोर स्टेबल होने की वजह से। तो ये जो स्टोरेज जेनेटिक मटेरियल है उसके लिए ये सही ऑप्शन है डीएनए, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। और क्योंकि आरएनए से दूसरे फंक्शंस होते हैं, तो ट्रांसमिशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ट्रांसमिशन के लिए वही कि आरएनए जाएगा और प्रोटीन बनाएगा, तो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। सो फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन आरएनए इज द बेटर।
तो ये पॉइंट अच्छे से रट लो, जितने भी पॉइंट्स हैं वो अच्छे से लर्न। अब आरएनए वर्ल्ड है एक टॉपिक, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो ये आरएनए वर्ल्ड क्या है? यही दिखाता है आरएनए का वर्ल्ड, दुनिया में आरएनए की डोमिनेंस। तो मानते हैं कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में अर्थ पर एक एक स्टेज थी जब आरएनए डोमिनेंट था, है ना? क्योंकि हम जानते हैं आरएनए सेल्फ रेप्लिकेटिव मॉलिक्यूल तो है ही, और साथ ही साथ इसमें ये एंजाइम का भी काम कर सकता है ना? तो जेनेटिक मटेरियल, एंजाइम सभी का काम कर सकता है। तो डीएनए और प्रोटीन के इवॉल्व होने से पहले दुनिया में आरएनए का ही राज था, है ना? तो ये सारे काम क्योंकि कर सकता है, ये जेनेटिक मटेरियल का भी काम कर सकता है, और ये एंजाइम्स का भी काम कर सकता है, मींस रिएक्शंस को कैटलाइज भी कर सकता है। और इसके अभी भी कुछ एविडेंसेस हैं। पहली बात तो कई प्रोसेसेस जिसके लिए कि आरएनए इसेंशियल होता है, जैसे कि हमने देखा है कि कहीं एंजाइम का काम कर रहा है मेटाबॉलिज्म में, कहीं ट्रांसलेशन में ये इंपॉर्टेंट है, स्प्लिसिंग में इंपॉर्टेंट है। तो आरएनए के कई फंक्शंस हैं। तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल और कैटालिस्ट दोनों का ही काम कर सकता था। तो आरएनए ही दरअसल क्या होगा, डोमिनेंट होगा एक समय में। तो उसी चीज को बोलते हैं आरएनए वर्ल्ड। और बाद में अ, क्योंकि ये थोड़ा अनस्टेबल था आरएनए, इसलिए डीएनए को इसने अपना वर्क दे दिया, या ये कहो डीएनए इवॉल्व हो गया जो थोड़ा ज्यादा स्टेबल था, है ना? सो डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए with chemical modification that make it more stable। डीएनए इवॉल्व हुआ आरएनए से जो ज्यादा थोड़ा स्टेबल था। डीएनए being double stranded and having complementary strand further resist change by evolving process of repair। तो आरएनए वर्ल्ड भी हो गया।